नमस्ते, मैं श्रीमती के.आई. डंबर, हिंदी अध्यापिका, सरकारी हाई स्कूल कोटो, तालुक जिला धारवाड़। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की एक कविता मातृभूमि का परिचय प्राप्त करेंगे। यह कविता परीक्षा की दृष्टि से 2 अंक या 3 अंक के लिए महत्व रखती है। इस कविता से 1 अंक के लिए भी प्रश्न हो सकते हैं, 2 अंक या 3 अंक के लिए भी प्रश्न हो सकते हैं। 1 अंक के प्रश्न जैसे एक वाक्य में उत्तर लिखिए या अनुरूपता वाले प्रश्न हो सकते हैं। 2 अंक के लिए दूसरे छंद से और तीसरे छंद से प्रश्न हो सकते हैं। अगर 3 अंक के लिए इस कविता के लिए हम प्रश्न देखते हैं तो संपूर्ण कविता के भावार्थ को लेकर प्रश्न हो सकता है। तो इन्हीं अंक वाले प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हम आज इस कविता का भावार्थ छंदों के अंतर्गत देखेंगे। तो कविता का भावार्थ देखने से पहले कवि परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों, मातृभूमि कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 में हो जाता है। जन्म स्थान है शफीपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश। इनकी शिक्षा BA LLB तक हुई है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, अपने खिलौने, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चुंडा, ये सब इनके उपन्यास हैं। मेरी कहानियाँ, मोर्चाबंदी, संपूर्ण कहानियाँ, ये इनके कहानी संग्रह हैं। मेरी कविताएं, सविनय, एक नाराज कविता, ये इनके कविता संग्रह हैं। इन्होंने 2 नाटक लिखे हैं, मेरे नाटक और वसीयत, ये 2 इनके नाटक हैं। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 में हो जाती है। तो ये था संक्षेप में कवि भगवती चरण वर्मा जी का परिचय। इसके बाद हम कविता के आशय को देखेंगे। तो यहाँ चित्र में आप लोग देख रहे होंगे कि भारत माता का चित्र यहाँ दिखाई दे रहा है। कविता में कवि ने जिस तरह मातृभूमि के स्वरूप का वर्णन किया है, भारत माता के स्वरूप का वर्णन किया है, वही चित्र यहाँ हम देख सकते हैं। तो कविता के आशय के अंतर्गत मातृभूमि कविता में कवि भगवती चरण वर्मा जी के देश प्रेम की झलक दिखाई देती है। वे मातृभूमि को प्रणाम करते हुए उसमें निहित अपार वन संपदा, खनिज संपत्ति का वर्णन करते हुए भारत की महान विभूतियों का भी स्मरण करते हैं। इस कविता में भारत की महानता का भी परिचय हमें प्राप्त हो जाता है। तो कवि ने कविता का आशय हमने देखा। तो पहले छंद में कवि ने किस तरह मातृभूमि का गुणगान किया है वो हम देखेंगे। इस पहले छंद के अंतर्गत हमें 1 अंक के लिए प्रश्न हो सकता है कि मातृभूमि को अमरों की जननी क्यों कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए इसका भावार्थ हम ठीक से पढ़ लेते हैं, याद रख लेते हैं, तो उस प्रश्न का उत्तर देना हमें सरल हो जाएगा। तो पहले छंद के अंतर्गत मातृभूमि कविता में कवि भगवती चरण वर्मा मातृभूमि की विशेषता का परिचय देते हुए छात्रों के मन में देश प्रेम का भाव जगाना चाहते हैं। तो इस छंद का पहला अंश होगा, कवि मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम करते हुए कहते हैं कि भारत की भूमि अमरों की जननी है। भारत जो है ये अमरों की जननी है। अनेक अमर सपूतों ने इस भूमि में
जन्म लिया है। कवि मातृभूमि को अमरों की जननी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ गांधी, बुद्ध, राम जैसे अनेक अमर सपूतों ने जन्म लिया है। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से भारत के गौरव को विश्व में बढ़ाया है और भारत की महानता का परिचय दिया है। तो गांधी, बुद्ध और राम जैसे अमर सपूत भारत माता के हृदय में बसे हुए हैं। भारत माता के हृदय में बसना इसका अर्थ होता है समस्त भारतवासियों के हृदय में वे बसे हुए हैं। कविता में एक पंक्ति हम देखते हैं, तेरे उर में शायित गांधी, बुद्ध और राम। शायित का अर्थ होता है सोए हुए, उर का अर्थ होता है हृदय। तो हृदय में सोए हुए हैं, इस तरह शाब्दिक अर्थ हम नहीं लगाएंगे। यहाँ सोए हुए का भावार्थ होगा बसे हुए हैं। तो ये जो अमर सपूत भारत में जन्म लिए हुए थे, इन्होंने अपने विचारों के द्वारा भारत के गौरव को विश्व में बढ़ाया है और भारत की महानता का परिचय विश्व को कराया है। इसलिए ये भारत के हृदय में बसे हुए हैं। भारत के हृदय में बसना इसका अर्थ होता है समस्त भारतवासियों के हृदय में वे बसे हुए हैं। तो ऐसे अमर सपूतों को जन्म देने वाली मातृभूमि को कवि 100 बार, शत बार प्रणाम करते हैं। चलिए बच्चों, दूसरे छंद के अंतर्गत कवि भारत की प्रकृति सौंदर्य का वर्णन करते हुए भारत माता का गुणगान कर रहे हैं, उसकी विशेषता का गुणगान करते हैं। तो दूसरे छंद के अंतर्गत कवि भगवती चरण वर्मा भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन भी करते हैं और मातृभूमि का गुणगान भी करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या क्या कहा है भारत की विशेषता को लेकर। पहला अंश है, कवि कहते हैं भारत के खेत हरे भरे और सुंदर दिखाई देते हैं। दूसरा अंश है, यहाँ के वन उपवन फल और फूलों से भरे हुए हैं। तीसरा अंश है, यहाँ की धरती में अपार खनिज संपदा भरी हुई है। यहाँ की धरती अपार खनिज संपत्ति से भरी हुई है। तो इन सभी का उपभोग हम भारतवासी कर रहे हैं। कैसे? भारत माता अपने मुक्त हाथों से अपने देशवासियों को सुख संपत्ति और धन धाम को बांट रही है। इसलिए कवि मातृभूमि को 100 बार प्रणाम करते हैं। तो इस छंद पर 2 अंक के लिए प्रश्न हो सकता है, जैसे कि हम किताब में भी देख सकते हैं कि भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए, या मातृभूमि के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कवि ने किस तरह से किया है। मातृभूमि कविता के अंतर्गत मातृभूमि के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किस तरह से हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न 2 अंक के लिए हो सकते हैं। तो दूसरे छंद का भावार्थ इन 4 अंशों में यदि हम पढ़ लेते हैं, याद रख लेते हैं, तो उसको लिखना आसान हो जाएगा। उसके साथ साथ आप ये चित्र भी देखकर एक एक अंश को याद रख सकते हैं। चलिए बच्चों, तीसरा और कविता का अंतिम छंद देखते हैं। तीसरे छंद में कवि मातृभूमि के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। भारत माता के स्वरूप का वर्णन यहाँ पर करते हैं। यह प्रश्न भी 2 अंक के लिए हो सकता है। जैसे किताब में प्रश्न दिया गया है, मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है, या वही प्रश्न इस तरह से भी हो सकता है कि भारत माता के स्वरूप का चित्रण कैसे किया गया है। तो इसको भी हम 4 अंश में याद रख सकते हैं। पहला अंश है, कवि कहते हैं भारत माता के एक हाथ में न्याय पताका है। ये जो चित्र में भारत का तिरंगा पकड़े हुए भारत माता जो है, ये न्याय पताका है। न्याय पताका क्यों? क्योंकि भारत भूमि न्याय की भूमि है,
यहाँ हमेशा अपने देशवासियों को न्याय मिला है। तो ये इसको सूचित करता है कि भारत की भूमि न्याय की भूमि है। यहाँ कभी भी किसी को भी अन्याय नहीं हुआ है। इस दूसरा अंश है भारत माता के दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है। यहाँ हम चित्र में भी देख सकते हैं कि भारत माता के दाहिने हाथ में ज्ञान का दीप है। तो इसका अर्थ क्या होता है? भारत माँ ने विश्व को ज्ञान रूपी प्रकाश से आलोकित किया है। अर्थात भारत माँ ने सिर्फ भारतवासियों के लिए ही ज्ञान का प्रसार नहीं किया है, बल्कि समस्त विश्व ने भारत से ज्ञान लिया है। इसलिए विश्व को ज्ञान रूपी प्रकाश से आलोकित करने वाली भारत माता महान है। तीसरा अंश है, कवि भारत माता से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हम कोटि कोटि भारतवासी, जैसे हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि आज के संदर्भ में हम 130 करोड़ भारतवासी अगर एक साथ मिल जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, तो हम विश्व के रूप को, जग के रूप को ही बदल सकते हैं। इतनी शक्ति हम भारतवासियों में है। इसलिए कवि भारत माता से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे माँ, हम कोटि कोटि भारतवासी एक साथ मिल जाते हैं तो जग के रूप को हम बदल सकते हैं। चौथा अंश है, भारत की महानता, भारत के गौरव का प्रतीक जय हिंद का नाद समस्त नगर और ग्राम में गूंज उठेगा। अगर हम सब मिलकर विश्व के रूप को बदलने की शक्ति यदि हम में है और उसको माता उजागर कर देती है, तो भारत का गुणगान सिर्फ भारत के लोग ही नहीं करेंगे, बल्कि समस्त विश्व के नगर और ग्राम में भी जय हिंद का नाद गूंज उठेगा। भारत का गौरव, भारत की महानता समस्त विश्व में फैल जाएगी। इसलिए कवि फिर से कहते हैं कि मातृभूमि तुझे शत शत बार प्रणाम करता हूँ। तो बच्चों, ये था मातृभूमि कविता का एक छोटा सा परिचय। परीक्षा की दृष्टि से आपको इस वीडियो से जो भी सहायता मिल सकती है आप उसे ले लें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो उसके लिए धन्यवाद।